कि मैं एक 57 साल का बुढ़ा नौजवान हूँ। फिटनेस का बिगेस्ट इंडिकेटर एब्स होना है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सामने से वो दिख रहा होता है कि यार बहुत अच्छा है, एस्थेटिक दिख रहा है, प्लीजिंग है, पर नहीं, अंदर से वो खोखला है। और मैं आपको बताऊं कि हर 100 बंदे जो जिम ज्वाइन करते हैं उनमें से 1 या 2 ही ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं। पहले दिन से ये सोचता है कि मेरे को सलमान खान या आमिर खान बनना है, और दूसरे दिन से वो बोलता है कि सर मुझे डब्बे दे दो। उन्हें देखा भैया की तो बहुत तगड़ी बॉडी है, भैया बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, भैया नेचुरल है, वो हम भी करेंगे। वो भैया ने 3 महीने बाद बताया, बोले बेटा नेचुरल तो क्या, नेचुरल तो है, बस ये एक थोड़ा सा ये दवाई है। 90 to 95% इंडियंस प्रोटीन डेफिसिट है, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है। मसल बनाने के लिए मैं आपको सिंपल फंडा बताऊं, 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट आपको। एक बच्चे का मुझे याद है, उसके टेस्टोस्टेरोन इतने बूस्ट हो गए थे कि उसके स्क्रोटल सैक में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से फुंसी हो गई थी। कोई भी वेट आपको जो कम से कम 8 या 10 रैप दे रहा हो, वो आपका वेट है। अच्छा। 1 रैप मैक्सिमम के लिए लोग लगे रहते हैं और उस पोस्ट डालने के चक्कर में अपना लाइफ खराब कर लेते हैं। लोअर बैक में सबसे ज्यादा इंजरी होती है डेडलिफ्ट करने से। इज मास्टरबेशन बेड फॉर मसल गेन? कपिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सबसे पहली चीज कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम? आजकल मैं यही बोलता हूँ कि मैं एक 57 साल का बुढ़ा नौजवान हूँ, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, और जो कि 40 साल की उम्र तक का विश्वास नहीं मानेंगे, एक मोटा ही आदमी था। 40 साल की उम्र में शायद पहला डंबल उठाया होगा, और आज मेरे को 17 साल रेगुलर इस फील्ड में हो गए। वाह। एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो सिर्फ फिटनेस के लिए जिम ही क्यों जाना है? हम खेल भी सकते हैं, हम स्विमिंग जा सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, पिलाटे जैसे बहुत सारी मोडालिटीज। हाँ जी। बट हमेशा ना जिम का नाम आता है। हाँ, जिम एक तो सबसे पहली बात देखिए कन्वीनियंस। अगर आप सपोज स्विमिंग करने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर आप सर्दियों में नहीं जा सकते, भागने जा रहे हैं तो कभी ठंड ज़्यादा है, बारिश हो रही है, जिम एक कन्वीनियंस हो गया। दूसरा, कोई गेम आप कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मसल ही ट्रेन कर पा रहे हैं। जिम में पूरा बॉडी आप ट्रेन करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो फुल आपका बॉडी ट्रेन हो रही है, इसलिए जिम बेस्ट है। ओके। हाँ जी। तो आप ये कह रहे हो कि आप अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए आप वर्कआउट कर सकते हो जब आप जिम जा रहे हो तो। हाँ हाँ। और अब देखिए ना, पहली बात तो आप अपने टाइम पर जा रहे हो, कोई आपके पास फिक्स टाइम का नहीं है कि यार दौड़ने जाऊंगा तो मुझे सुबह ही जाना है, योगा जाऊंगा तो पर्टिकुलर योगा क्लास जो योगा ट्रेनर है वो पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होगा। तो ये आपको सबसे बढ़िया है कि कन्वीनियंस का मामला है। हाँ, ये वैसे आजकल बहुत जगह पे हो गया है कि 24/7 जिम्स ओपन है। हाँ जी। और यहाँ पर आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे होते हो, इवन आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो, फिर है ना आपको अब जिम्स में सोना, स्टीम, तो स्पा, ये सब चीज़ें एक ही जगह मिल रही हैं, तो इसलिए लोग जिम तो क्या ये भी फिटनेस का हिस्सा है या फिर ये मार्केटिंग है कि भाई यार हमारे यहाँ सोना होता है? अब देखा जाए तो ऑब्वियसली जो जिम इंडस्ट्री में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उसके रिटर्न के लिए कहीं ना कहीं सोर्सेज और जिम इंडस्ट्री निकाल रही है रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। कुछ थोड़े सेक्सी प्रपोजिशंस देना जरूरी है। हाँ जी, ये हो रहा है। एक बिगिनर हाँ जी क्या गलती करता है जब वो जिम ज्वाइन करना शुरू करता है? What are the biggest mistakes they as a beginner somebody does in while they start doing gym? सबसे पहली बात तो जो वो स्टार्ट करता है जिम, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, और वो पहले दिन से ये सोचता है कि मेरे को सलमान खान या आमिर खान बनना है, और दूसरे दिन से वो बोलता है कि सर मुझे डब्बे दे दो, यानी कि प्रोटीन सप्लीमेंट दे दो। अभी उसने लिफ्टिंग का फॉर्म भी नहीं सीखा है, और 5-7 दिन बाद शायद वो स्टेरॉइड की भी डिमांड करने लगता है। एक तो ये मिस्टेक होगी, उनको जल्दी बहुत है। ओके। एक उनके अभी अगर हम देखा जाए तो मिस्टेक ही मानेंगे उसको। दूसरा, वो जिम करने जो आ रहा है उसको फॉर्म मालूम नहीं है, और कई बार बिना गाइडेंस के गलत फॉर्म में वो वर्कआउट कर रहा होता है। इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस्ड है, यूट्यूब से इन्फ्लुएंस्ड है, उनको देख के कर रहा है। तीसरा, वो वहाँ जिम जा रहा है तो जिम में वर्कआउट से ज़्यादा रीले बना रहा है। ये तो बहुत हो रहा है। ये भी इसकी मिस्टेक्स ही है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को जिम जाना है, कोई इसका फिटनेस गोल है, तो उसको उस पर फोकस रखना चाहिए। इन चीज़ों के लिए बाद में आ सकता है, वो अपने ट्रेनर की गाइडेंस में ये सब चीज़ें कर सकता है। फिटनेस का बिगेस्ट इंडिकेटर एब्स होना है क्या? बिल्कुल भी नहीं है।
फिट होने का मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर टास्क है, जैसे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको दौड़ के ट्रेन पकड़नी है, वो आप पकड़ सको। आप एक गैस सिलेंडर दूसरी तीसरी मंजिल पहुंचाना है, वो आप पहुंचा सको। ये फिटनेस है। आप बिना हाफे, आप बीमार नहीं हो, आपको डॉक्टर के नहीं जाना, ये फिटनेस है। फिटनेस का मतलब एब्स नहीं है, क्योंकि एब्स जब बना रहा होता है, जो कुदरत ने हमको बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मल दिया हुआ है भगवान ने 15 से 18% मेल में, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए 10% एब्स बनाने के लिए 10% या उससे नीचे जाना पड़ता है। ओके। जब आप उससे नीचे जाते हैं तो नेचुरली नहीं संभव होता। आप देखते होंगे जितने भी स्टार्स हैं वो भी कुछ पर्टिकुलर समय के लिए एब्स निकाल पाते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए काफ़ी सारे आपको सप्लीमेंट्स, काफ़ी सारे फैट बर्नर और बहुत सारे केसेस में स्टेरॉइड्स भी लेने होते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इवन बॉडी बिल्डर जब वो स्टेज पे खड़ा होता है तो वो बहुत सारा डायूरेटिक्स लिया होता है। करेक्ट। तो इतनी चक्कर खा के खतरनाक, गिर जाते हैं लोग। हाँ, इतनी खतरनाक चीज़ होती है, तो कतई भी हेल्दी नहीं है। सामने से वो दिख रहा होता है कि यार बहुत अच्छा है, एस्थेटिक दिख रहा है, प्लीजिंग है, पर नहीं, अंदर से वो खोखला है। उसको आप एक धक्का दोगे तो वो सबसे कमज़ोर होता है स्टेज पे जब खड़ा होता है, एक धक्का दोगे वो गिर जाएगा। तो एब्स का दिखना, इतनी मसल्स का दिखना, वो फिटनेस नहीं है। फिटनेस ये है कि आप डे टू डे टास्क ईजिली करते हो बिना किसी समस्या के। सही मायने में कितना टाइम लगता है किसी को भी रियलिस्टिकली बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है। अगर कोई नेचुरली जाना चाहता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए 1.5 से 2 साल लग सकता है। और अगर वो, देखिए आजकल लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, 3 महीने 4 महीने में भी बॉडी बना लेते हैं, फिजिक बना लेते हैं, और उसके लिए वो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। और जबकि उस रास्ते का कोई अंत नहीं है, पर फिर भी वो गलत रास्ते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनका नुकसान होता है, उनकी फैमिली का नुकसान होता है। तो थोड़ा सा अपन इस पे भी आएंगे और थोड़ा डिटेल में हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा एजुकेट लोगों को करिए कि जहाँ पे हम लोग ना ज़्यादातर अब फिटनेस के मामले में हमने 2-3 चीज़ें, जब जिम पकड़ते हैं ना तो 2-3 चीज़ें हमने समझ ली हैं। एक है कि अपने को वेट लॉस करना है, और वेट लॉस करने के लिए आपके पास भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आते होंगे जो लोग ये बोलते होंगे कि मुझे वेट लॉस करना है। 3 महीने में शादी है। हाँ, 3 महीने में मेरी शादी है और वेट लॉस करना है। जिंदगी भर कभी जिम नहीं गए तभी जाना है। तो पहले तो ये जो वेट लॉस है, ये चीज़ क्या है, फैट लॉस क्या चीज़ है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो वेट लॉस का कंसेप्ट और फैट लॉस बिल्कुल अलग है। जब आप वेट लॉस करते हो तो आपका बॉडी का मसल भी जा रहा होता है, ओके। और फैट लॉस करते हो तो आपका मसल बचा हुआ है, सिर्फ फैट जा रहा है, तो आप ज़्यादा प्लीसिंग दिख रहे होते हो। और जबकि वेट लॉस के केस में आपका बॉडी का शेप बिल्कुल अलग हो जाता है। आप वेट लॉस है ना, जैसे डाइट से करते हो तो आपका फेस भी डल दिखेगा, करेक्ट, आपकी बॉडी लटकी हुई दिखेगी। तो वेट लॉस इज डिफरेंट कंसेप्ट। तो लोगों को फैट लॉस पे जाना चाहिए, ना कि वेट लॉस पे। ओके, हाँ जी। तो अब फैट लॉस क्या चीज़ है? जैसे आपने एक तो बताया कि परसेंटेज होता है, हेल्दी जो परसेंटेज है कितना था, 10 से 18%? नहीं, मेल में जो कुदरत ने हमको दिया है वो 15 से 18% आप एक हेल्दी, करेक्ट, हेल्दी फैट मतलब एक, ये चीज़ है। ये तो अब जो वेट है वो तो लगभग सभी चीज़ों से, तो कई बार हमने ऐसा नोटिस किया है कि लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं बट बहुत वीक हो जाते हैं, और उनका स्टेमिना बहुत लूज हो जाता है, सब चीज़ होता है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमारे कार्ब्स भी हमको, मतलब हमें इस तरह की डाइट भी चाहिए कि जो हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी हमारे ब्रेन को चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो किस तरह की मिस्टेक्स हैं लोग करते हैं वेट लॉस के चक्कर में, वो किसी भी हद तक, मतलब, और एक होता है ना कि फास्ट ट्रैक वेट लॉस, उसके क्या रिस्क है? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, वेट लॉस पे ना जाके अगर वो फैट लॉस पे जाते हैं और एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे वर्कआउट प्लान के साथ करते हैं, तो ये सब चीज़ों से उनको नहीं जूझना पड़ता। दूसरा, जो बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि मैं 1 महीने में 6 किलो कर लूँ, 8 किलो कर लूँ, तो वो वेट लॉस करने से ओब्वियसली उनका बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। दूसरा, उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा, उनको जो बॉडी है ना पूरी सैगी हो जाती है। तो हमेशा है ना, कोई भी अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस ना करके फैट लॉस की तरफ जाएं, एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे वर्कआउट प्लान के साथ, ऐसा होना चाहिए। तो फैट लॉस का क्या, फैट लॉस का क्या मतलब हुआ? फैट लॉस हुआ कि अपन सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अपने बॉडी का एक्स्ट्रा फैट हटाएं, मसल प्रिजर्व करते हुए, ठीक है ना। और वेट लॉस में आपका मसल भी आप बर्न कर देते हो, जो कि आप दौड़ के कर देते हो, जो कि आप है ना एक्सट्रीम डाइट करके कर देते हो। और जब मसल बर्न हो जाती है
तो बिल्कुल आपका लुक जो है सैगी सैगी, बिल्कुल आपका बिल्कुल ढीला ढाला, बिल्कुल आपके फेस लटका हुआ, मसल्स नहीं है तो हर जगह इम्पैक्ट आता है, ये चक्कर होता है। तो आप बोल रहे हैं कि वेट लॉस के लिए आप बोल रहे हैं कि फैट लॉस के लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डाइट एंड वर्कआउट दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कई बार लोग जो खुद से सिर्फ ओनली डाइट वाला ये प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी बहुत सैगी हो जाती है और बहुत सारे मतलब आप ओवरऑल आप वेट लॉस कर रहे हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम फैट लॉस को स्पीड अप कर सकते हैं? मतलब ऐसी कौन सी ऐसी लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं, क्योंकि हर आदमी को देखो शॉर्टकट चाहिए, तो क्या ऐसे? देखिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, एक ही फॉर्मूला होता है। ओके, कैलोरीज इन आपका कम होनी चाहिए, कैलोरीज आउट ज़्यादा होना चाहिए। ये एक बैंक है, इसमें पैसे कम जमा करो, खर्च ज़्यादा करो, अपने आप ही खाता आपका कम होता है, अकाउंट बैलेंस कम होता है, यानी कि आप फिट होते रहोगे। करेक्ट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसमें। कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली वे टू लूज योर फैट। ओके। कई बार लोग बोलते हैं कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, कोई जादुई चीज़ होती नहीं है। वो बोलते हैं कि सुबह, बहुत सारे वो ज्ञानी बोलते हैं कि वो शहद, नींबू शहद ले लो, इससे हो जाएगा, एसी भी ले लो, किसी से नहीं होता। आपका एक ही फॉर्मूला है, कैलोरीज का आपको इंटेक कम करना है और बर्न ज़्यादा करनी है। अब ये है ना, लोग कितना जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं, वो ओवरऑल चीज़ को ना देखते हुए उन्हें लगा कि सुबह हम जो गर्म पानी में नींबू डाल के ले रहे हैं शहद डाल के, उससे हमारा फैट लॉस हो रहा है, और दिन भर जो है वो चल रहा है, वो चल रहा है, छोले भटूरे चल रहे हैं, आलू टिक्की चल रही है, खाली हमने एसी भी ले लिया, एसी भी पी लिया ना, वो सही है। तो उससे कुछ हो रहा होता तो मेरे ख्याल से हर आदमी पैसे खर्च करके ये चीज़ें खरीद के फिट रहता। जरूरत तो मतलब बिना देखो बिना मेहनत के नहीं होता, बिना मेहनत के नहीं होता। और एग्जैक्टली अगर बिना मेहनत के होता, पैसे से होता, हर पैसे वाला सिक्स पैक लेके घूमता, सलमान खान बन के घूमता। सही बात है। पैसे किसके पास नहीं है, और कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता। सही बात है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शायद अपनी प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि आपके पास बहुत लोग आते होंगे जो कई दिनों से जिम जा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, मतलब उनका फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है ऐसे में? प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो वर्कआउट तो करके जा रहे हैं, पर वर्कआउट करने के बाद डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जिम इंडस्ट्री हो या फिटनेस इंडस्ट्री, या आपको फिट होना है, उसके लिए 70% योगदान आपकी डाइट का है। Okay. अब वर्कआउट करके, मैं अपने यहाँ का जिम का एग्जांपल बता सकता हूँ, नाम नहीं लूँगा, कई लोगों को जानता हूँ जो जिम से निकलने के बाद बेड़ई और कचौड़ी और समोसे खा रहे होते हैं, पर उनका सिर्फ इतना फ़ायदा है कि वो अगर 1 साल पहले 70 किलो के थे तो आज भी 70 के हैं। अगर वो जिम नहीं आते तो वो 80 किलो या 90 किलो के हो जाते हैं, क्योंकि बेड़ी कचौड़ी चल रही है। अब जिम जाने से ये हुआ कि उनने कैलोरीज बर्न अपनी मैनेज कर ली है। हालांकि हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, करेक्ट, पर किसी को हम क्या समझा सकते हैं। जैसे कोई बंदा है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगा हुआ है, चीज़ें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन या बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं कि चीट डे होता है। चीट डे, हाँ। तो चीट डेज क्या करते हैं एक्चुअली? आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर क्या, मतलब लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ अ चीट डे कि एक दिन आप कुछ भी खा पी सकते हो, कुछ भी ऐसा? हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं उसका मानता हूँ इम्पोर्टेंस, मैं चीट डे भी नहीं, मैं चीट मील में विश्वास रखता हूँ कि आप पूरे वीक में एक चीट मील ले लीजिए। उससे क्या होता है कि आप रिजुविनेश हो जाते हैं। आपको जैसे एक आप कैलोरी रेस्ट्रिक्ट डाइट पे चल रहे हैं पूरे हफ्ते से, और कहीं ना कहीं क्रेविंग हो ही रही होती है, और वो आपका मोटिवेशन जारी रहे उसके लिए एक मील अगर आप करते हो, सिर्फ एक मील, तो उसमें मेरे को ऐसा कोई बुराई नहीं लगती। हाँ, अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है कि नहीं यार मुझे 3 महीने में एब्स निकालने हैं, जिनके पर्टिकुलर गोल्स होते हैं, वहाँ पर वो आड़े आता है। पर नॉर्मल फिटनेस के लिए, जैसे आपको फैट लॉस करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। ओके, हाँ जी। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। हाँ जी, तो क्या ये वाकई में मतलब हेल्दी वे है, या फिर ये सिर्फ एक लोगों को जो है ना कि बताया गया है कि साहब इससे हो जाता है, करके देख लो? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एट द एंड ऑफ द डे कैलोरी डेफिसिट का ही खेल है, ठीक है। क्योंकि आपके 1 या 2 मील मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, तो वहाँ आपकी कैलोरीज कम हो गए। फास्टिंग स्टेट का मतलब ये हो गया। और अगर देखा जाए साइंटिफिकली, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा होता है अगर आप इतने लंबे समय का गैप करते हो, पर उससे कुछ समय के लिए फ़ायदा मिलता है लोगों को। ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए, 3-4 वीक कर लिया आपने, ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे इंटरमिटेंट फास्टिंग एक हेल्दी कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, हाँ।
फॉर द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट गुड। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप मतलब आपके जो स्टारवेशन के जो आवर्स हैं, मतलब आप कितने घंटे ज़्यादा स्टार्व रहते हो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाता है और आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। पहले लोग करते भी थे, सुबह खाते थे, शाम को खाते थे और उपवास कर रहे होते थे, हाँ, डिटॉक्स कर रहे होते थे, वो उसका उनका वो होता था। अच्छा, अगर देखें किसी भी तरह के फास्टिंग में, एक मशीन है आपकी, स्कूटर है, उसको नहीं चलाया आपने, पेट्रोल नहीं डाला, तो वो तो रुका हुआ है, मेटाबॉलिज्म वही है, वो रुक गया, स्टॉप हो गया। तो मेटाबॉलिज्म को चयापचय क्रिया कहते हैं हिंदी में। वो आपको चलाते रहने के लिए फ्यूल डालना है, पर फ्यूल कौन सा डालना है? हेल्दी डालना है। हर 4 घंटे में मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री का, मॉडर्न फिटनेस साइंस का यही कंसेप्ट है। हर 3 या 4 घंटे में आप एक अच्छा न्यूट्रिशन दो और मेटाबॉलिज्म चलाते रहो, ये रहता है। और इस पे भी काउंटर है बहुत जगह पे ये चीज़ है कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं या एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैं, वो ये बोलते हैं कि आप बीच में नहीं ज़्यादा कुछ खाना चाहिए, स्नैकिंग के लिए उधर बहुत मनाही है। और होता भी था, मतलब जैसे मेरे दादाजी का स्टाइल ये है कि वो अब तो खैर कुछ भी, लेकिन वो अगर एक मील उन्होंने सुबह खाई है तो शाम को ही मतलब दूसरी मील, और उसके बाद आप कुछ भी देते रहो उनको। उनका फेवरेट फूड होगा, उसको भी वो बोल देंगे बोला बस हो गया मेरा खाना। तो जो दादाजी के टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। आज की तारीख में फिजिकल एक्टिविटी है फ़ोन स्क्रॉल करना। ये तो सही बात है। तो वो चक्कर है। और रही शायद हम उतनी मेहनत तो कर ही नहीं कर पाते। ये तो है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग हैं वेट लॉस की जर्नी पे भी हैं, डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी बराबर कर रहे हैं, कोई खास कोई चेंज नहीं है, एक ही तरह से चीज़ें चल रही हैं, फिर भी वो वेट लॉस एक उस पर आके ना वो प्लेट्यू हिट कर देता है, अब रुक गया, अटक गया। तो हाउ टू ब्रेक दैट? वो सैचुरेट हो जाता है, बॉडी को पता है कि भाई इसने इतना वर्कआउट करना है, इतनी डाइट लेनी है, वहाँ पर टक गया। अब वो जो बॉडी को पता है सिस्टम कि उसको ब्रेक करना है, कि जैसे या तो हम वर्कआउट को थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर टाइम नहीं बढ़ा सकते तो उसका पेस बढ़ा दें, डाइट को थोड़ा सा चेंज कर लें। जस्ट इन केस हम लो कार्ब डाइट पे हैं तो उसको कुछ समय के लिए आप ज़ीरो कार्ब पे, कुछ समय के लिए ज़ीरो कार्ब पे ले जाएं। तो एक उसको कहते हैं शौक देना। आपने शौक दिया, फिर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है वेट लॉस का। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आने शुरू हो जाए, अपने धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आ जाए, ऐसा रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बॉडी जितना ज़्यादा एक ही तरह की चीज़ करती रहेगी तो वो बॉडी वहीं स्टैग्नेट हो जाती है। हाँ जी, करेक्ट। तो हमें इसीलिए शायद बोलते हैं कि हाई स्पीड HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। करेक्ट। हाँ जी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसीलिए हो जाती है कि आप बॉडी को ऐसी पोजीशन में डालें और बॉडी मतलब सिस्टम इट गेट्स अलार्म्ड कि अरे कुछ अलग हो रहा है, चीज़ें इसके लिए तैयार करें, और काफ़ी इफेक्टिव रहता है। करेक्ट। आई थिंक ये साइकोलॉजिकली भी चीज़ें ऐसी हैं कि जब जिंदगी में किसी को भी मतलब किसी भी किस्म की ग्रोथ लेनी हो और वो बहुत कंफर्टेबल स्पेस में है, तो उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट में अपने आप को डालना चाहिए, चैलेंज लेना चाहिए। ये चीज़ कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए आप कंफर्ट जोन में नहीं निकाल सकते, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फैट लॉस के लिए मॉर्निंग का वर्कआउट ज़्यादा अच्छा है, इवनिंग के वर्कआउट से बेटर होता है। अब आप तो बोल रहे हो कि 24 घंटे में कभी भी कर लो, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, साइंस के हिसाब से देखें तो फैट लॉस के लिए मॉर्निंग का वर्कआउट अच्छा माना गया। उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न, कि आपने जैसे लास्ट मील रात को 9 बजे लिया है, आप स्टार्विंग स्टेट पे हो, यानी कि जो आपने मील लिया था उसकी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई है और काफ़ी समय का गैप भी हो गया। तो आप मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हो, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर रहे हो, वो आपके एनर्जी फैट सेल्स में से ले रहा होगा। अब अगर अपन इसका कंपेयर करें शाम से, तो दिन भर में जो आपने फूड लिया हुआ है उसकी एनर्जी है, तो पहले बॉडी उसको कंज्यूम करेगी, उसके बाद फैट पे जाएगी। तो साइंटिफिकली बोलते हैं कि सुबह का अच्छा है वर्कआउट फैट लॉस करने के लिए। और मसल गेन के लिए? मसल गेन के लिए शाम का समय बेस्ट माना गया है, क्योंकि जो सुबह आपने मील लिया था, दोपहर में मील लिया था, उसकी जो एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है, वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। अब उस स्टोर्ड एनर्जी से आप काफ़ी वेट उठा पाते हो, जबकि सुबह आप एम्प्टी स्टमक में नहीं उतना वेट उठा पाते। इवन आप 40-45 मिनट पहले कोई बनाना भी ले लो तो भी उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी शाम को मिल रही है। ओके। हाँ जी। ऐसा कुछ है कि सप्लीमेंट्स के बिना अपन मसल गेन नहीं कर सकते? सप्लीमेंट्स के बिना, देखिए मैं इसके बारे में, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा लोगों के इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बताएं, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है? मतलब कौन सा डब्बा न्यूट्रिशन है और कौन सा डब्बा सप्लीमेंट है? देखिए, न्यूट्रिशन एक वास्ट वर्ड है। न्यूट्रिशन मतलब खाना भी न्यूट्रिशन में है, सप्लीमेंट भी न्यूट्रिशन में है, ड्रिंक भी न्यूट्रिशन में है। ओके, ठीक है, न्यूट्रिशन वो हो गया। सप्लीमेंट वो हो गया जो हमको खाने से नहीं मिल पा रहा, तो हम बाहर से ले रहे हैं,
वो जो डब्बे फॉर्म में है वो सप्लीमेंट है, ठीक है। अब आ जाओ कि है ना, आप आ रहे थे कि बॉडी बनाने के लिए क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो मसल बनाने के लिए मैं आपको सिंपल फंडा बताऊं, 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। ओके, 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। अगर मेरा वेट अगर आप सपोज 70 किलो के हैं, हाँ, तो 15-17 करीब समझ लो 115-120 ग्राम आपको मोटा माटी प्रोटीन लेना है। अब एज अ वेजिटेरियन आप कितनी भी दम लगा लो, आपका वो 120 ग्राम प्रोटीन दिन भर में नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत हो सकती है। बट ऐसा क्यों है कि वेजिटेरियन, हम तो पर्टिकुलरली हमारी जगह पे तो लोग उतना नॉनवेज खाते भी नहीं थे, ये सब चीज़ थी, यही मेन फूड था। तो क्या हम हमारा प्रोटीन इंटेक कभी वैसा? इंडियंस है ना, आप रिसर्च देख लेना, डेटा देख लेना, यही से पूछ लेना। इंडियंस हम लोग है ना डेफिशिएंट रहते हैं प्रोटीन में। 90 to 95% इंडियंस प्रोटीन डेफिसिट है, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है। बाकी जो लड़के नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनका एक बार को नॉन वेज खाते हैं, एग्स खाते हैं, तो उनका एक बार को प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। वो चाहे नहीं भी सप्लीमेंट लें तो उनको मसल बन रही होती है। आप नॉर्मली देखते होगे, जैसे खिलाड़ी देख लो आप, जितने भी बॉडी बिल्डर्स देख लो, जो नॉन वेज खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रहे होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो ना, हमारे यहाँ जेनेटिक्स को भी ले लो, पर जेनेटिक्स हटा दो तो भी फॉरेन कंट्रीज़ में देखो उनकी कितनी सारी मसल्स होती हैं, क्योंकि उनकी डाइट में सुबह से लेकर रात तक प्रोटीन ही प्रोटीन है। हमारी डाइट में है नहीं है, ये फ़र्क है। और क्या मतलब बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आता है? मतलब तो इस हिसाब से इंडियंस हम लोग डिसएडवांटेजेस डाइट लेते हैं। हमारी जो डाइट है दैट इज़ मोस्टली कार्ब्स और प्रोटीन कम होने से, तो हमको अगर हम मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग के लिए तरफ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट आप उसको क्या कहोगे कि जो गांव में अखाड़े में लोग जो है ना कि 3-3, 4-4 लीटर दूध पी रहे हैं, बहुत सारा जो है ना क्या नाम है, आधा किलो पाव भर जो है नट्स घिस के उसका वो सब बना रहे हैं और रगड़ा पी रहे हैं और देसी घी खा रहे हैं। तो उनमें और हमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो लोग गांव में मेहनत हमसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का बंदा तो वो जिम जा रहा है 1-1.25 घंटे मेहनत करने, ये तो अखाड़े जा रहे हैं, खेत भी जा रहे हैं, अखाड़ा पलट रहे हैं, सपाटे लगा रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई क्या कर रहा है? यहाँ तो वो आ रहा है 4 डंबल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहा है, पर उसका टाइम पीरियड है ना कम है वर्कआउट का, वो बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम कर दे रहे हैं, और उनके जो खाने से जो उनको मिल रहा है उसका जो ऑब्वियसली बेनिफिट उनको मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इनके कंपैरिजन में। करेक्ट। तो बस ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग उतना काम नहीं कर पा रहे, तो हम उतना खा भी नहीं सकते जी। अच्छा, ऐसा हुआ भी है, मतलब जैसे मैं अपने पर्टिकुलर एग्जांपल लूँ कि जब मैं शायद 20-21 साल 22 साल पे, तो मैं भी इतनी रोटियां खा जाता था और मैं बहुत दुबला पतला था। तो क्योंकि वो आप चल फिर लेते होगे, अरे मेहनत ऐसी थी और पेट नहीं था बिल्कुल भी, कमर, ये पेट कमर में लगा हुआ था, ऐसा हिसाब किताब था, और रोटियां खा जाते थे हम भयंकर, और कुछ भी कर लेते थे। तो अब उसके कंपैरिजन में ना तो उतना हम खा पाते हैं और ना ही उतनी मेहनत होती है। एग्जैक्टली नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ आई एम सिटिंग इन चेयर, तो ये बात तो सही है कि वो सिर्फ 2 घंटे का 1 घंटे का जो वर्कआउट करा, सिर्फ अगर उतनी ही मेहनत है दिन में, तो खाना अकॉर्डिंगली होना नहीं बच पाएगा। ये बात तो है। आपने हालांकि बात किया था उसका कि कोई शेक है, ये चीज़ें, क्या वाकई में ये चीज़ें काम करती हैं फैट बर्नर के तौर पे? तो कोई भी ये मैजिक पिल हुआ, मैजिक शेक हुआ, ऐसा कुछ भी है ना काम नहीं करता ऐसा। रीज़न इसका ये है कि ये लोग है ना एडवर्टाइजिंग पे कैंपेन चला के लोगों को बेचते हैं, और लोग वही पतले होने के लिए ख़रीदते हैं। पर वही है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज़ काम करती है, कैलोरी डेफिसिट। हालांकि ये क्या करते हैं कि जैसे एक कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो शेक दे दिया, उन्होंने कहा आप ब्रेकफास्ट की जगह ये शेक ले लो। वो शेक में क्या है, आपका करीब 25 ग्राम प्रोटीन है, 10 ग्राम कार्ब है, 1 या 2 ग्राम फैट है, बहुत अच्छा 120-130 कैलोरी। अगर आप नाश्ता करते तो वो 600-700 कैलोरी का हो जाता। तो वो जो उन्होंने आपकी है ना आपके पैसे खर्च करवा के 500 कैलोरी कम करा दी। एक शेक सुबह दे दिया, एक रात को दे दिया, 500 1000 कैलोरी कम करा दी। 50 ग्राम आपने पैसे खर्च किए थे, करेक्ट, तो आप पतले हुए। करना वही था। करेक्ट। तो और ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे सपोज अगर मेरे को करना है इतना ही चीज़ें, तो मुझे पैसा भी तो बहुत ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। 120 ग्राम प्रोटीन के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर हम बोले जैसे
नहीं, अपन किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? देखो ये मैं दोनों ही चीज़ों में बात कर रहा हूँ। एक तो क्या है ये डिटॉक्स ड्रिंक और ये शेक और इन सब चीज़ों में, और दूसरा सप्लीमेंट्स के केसेस में भी। तो सप्लीमेंट्स कोई सस्ते तो आते नहीं है, अच्छे खासे पैसे लगते हैं इनके। और अगर मुझे यही इसी को फॉलो करना है कि मुझे 120 ग्राम प्रोटीन बेसिक एक बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे मतलब प्रोटीन एक ऐसा इंडिकेटर है कि भाई आप ले रहे हो मसल गेन होगा या नहीं होगा, तो मेरी जेब पे भी तो बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, जेब पे नहीं है, देखिए डायरेक्टली नहीं इतना भारी पड़ता है, क्योंकि जैसे आप 50 से 60 ग्राम के मील से आ जाता है। ओके। थोड़ा बहुत आपको सोया चंक से आ जाता है अगर आप वेजिटेरियन हो, पनीर से आ जाता है, आपकी दालों से आ जाता है, इवन वीट में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। तो बाकी 50 ग्राम 60 ग्राम, तो आप अगर 2 स्कूप वे लेते हो तो आज की तारीख में आपको मार्केट में 50 से 60 रुपये का एक स्कूप वे 120 रुपये, 3,500 रुपये महीने का पड़ रहा होता है। अब आप उसको महंगा कहेंगे सस्ता कहेंगे मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर इतने के आसपास ही पड़ रहा होता है। तो आप है ना 120 ग्राम प्रोटीन अगर आप 70 किलो के तो आराम से 3,500 रुपये महीने के एक्स्ट्रा खर्च करके उसको आप कवर कर सकते हो। करेक्ट। मैंने तो पनीर के पैसे भी जोड़ लिए थे। आप बताओ, डेली आता है घर में पनीर? अब डेली दूध फाड़ के तो बनाते भी नहीं है हम। देखिए, जो बॉडी बिल्डिंग में गया है, हाँ, वो ये मान के चल रहा है कि मेरे को भाई अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो 100 ग्राम पनीर 150 ग्राम पनीर मुझे रोज का खाना है, 40-50 रुपये तो वो चाहिए। ठीक है ना? तो इसको तो अपन इसको तो खाने में ही मानेंगे। करेक्ट। तो इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो बहुत सारी जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो एडवाइस है, वो एडवाइस भी मतलब इट कम्स विद अ कॉस्ट, है ना? एग्जैक्टली होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि तो जब हम ये बोलते हैं कि एब्स किचन में बनते हैं, तो किचन में तो आप मतलब डब्बे ही तो रखे हुए हैं वहाँ भी। असल में क्या, एब्स किचन में बनने का मतलब उनका ये है कि आप नीट एंड क्लीन ईटिंग। ओके। हाँ, किचन में आप अगर पराठे खा रहे हो तो एब्स नहीं बनेंगे, किचन में अगर आप ओट्स खा रहे हो तो एब्स बनेंगे। उसका कहने का मतलब ये है। करेक्ट। हाँ जी। अच्छा, इसी में एक चीज़ ये भी आती है, जैसे कई बार लोग आपके पास जो फास्ट ट्रैक वाली रिक्वेस्ट लेके आते हैं चीज़ें, जहाँ पे स्टेरॉइड का यूज़ आज हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं। एक तरुण को एक ऐसा एग्जांपल है कि जिसने वो लग भी रहा था कि जैसे उस समय उसका दिमाग सही नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, मैगी खा लो या कर लो, कुछ भी चल रहा था, कुछ भी एडवाइस कर रहा था। तो इट मेक्स अ सेंस कि आपकी सैनिटी भी चली जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप जो हो वो नहीं रह पाते हो। तो स्टेरॉइड के इन्फ्लुएंस में एक चीज कितना ज्यादा कॉमन हो गया है ये स्टेरॉइड का यूज होना। आज भले ही वो कुछ भी बात कर ले, लेकिन नुकसान तो है ही है। एग्जैक्टली। देखिए, इंस्टाग्राम ने स्टेरॉइड यूसेज को बहुत बढ़ाया है। लोग इंस्टाग्राम ने कैसे बढ़ाया? देखिए, एक पोस्ट डालने के लिए आप जो ऑब्वियसली अपने इन्फ्लुएंसर्स को इम्प्रेस करने के लिए, खुद इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, आपको एप्स बनाने के लिए, वो आप एक पोस्ट के लिए स्टेरॉइड्स के रास्ते पे चले जाते हो कि यार फलाना वाला तो यार देखो यार वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके बढ़िया मसल वसल है, अपने स्टोरीज डालता है, अपनी फ़ोटोज़ डालता है, अपने वीडियोज़ डालता है, तो क्यों ना मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। तो वो बनने के लिए मुझे बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के लिए मेरे पे रास्ता क्या है? सबसे शॉर्टकट स्टेरॉइड्स लेना। तो वो रास्ते पे निकल जाता है, जबकि सबको पता है एट द एंड ऑफ द डे नुकसानदायक है। अभी रिसेंट डेज में ही, कुछ ज़्यादा पीछे नहीं जाए, 2-4-6 महीने में बड़े बड़े नाम के बॉडी बिल्डर मरे हैं। वीरेन घूमन, मैं नहीं जानता, वो बोलते होंगे कि भाई ऐसे ही कोई कार्डियक अरेस्ट आया, पर कार्डियक अरेस्ट एक नॉर्मल आदमी जो ऑपरेशन कराने गया था, तो उसको कार्डियक अरेस्ट ऐसे कैसे, किसी को भी कैसे, कहाँ, कब सुना है हमने कि ऐसे कार्डियक अरेस्ट आ गया? तो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का हाथ रहा हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहा हो भले। हम बिल्कुल ये शक तो आता ही है कि हाँ स्टेरॉइड्स का अब्यूज रहा होगा। हाँ, और अभी हर महीने में सुनता हूँ कोई ना कोई बॉडी बिल्डर जा रहा होता है, और रीज़न वही होता है। प्रेशर भी तो है बॉडी बिल्डर्स को। एक कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मैंने देखा कि आपस में भी एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में लड़ते रहेंगे। तो कहेंगे तू तो बात ही मत कर, तेरे तो 6 पैक एब्स भी नहीं है, तू किस तरह का फिटनेस इन्फ्लुएंसर हुआ, तेरी एडवाइस कौन लेगा? पीयर प्रेशर, है ना? तो अब वो इस चक्कर में वो भी चाह रहा है कि भाई मेरे को अपने 6 पैक एब्स, क्योंकि ये वैलिडेशन मिलता है कि आपके 6 पैक एब्स हैं, तभी आप फिट हो और तभी आपकी एडवाइस मैं मानूंगा।
ये चीज़ है। ये हालांकि हमने शुरू में भी बात की थी कि 6 पैक होना, आपने कहा कि वो इंडिकेटर नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि वो अनहेल्दी होना ही है। ऑब्वियसली अनहेल्दी है। जितने टाइम आपने कभी अपनी लाइफ में 6 पैक एब्स लिए? मैंने तीन दफ़ा निकाले, और तीनों दफ़े मुझे पता है किस स्ट्रेस से गुजरना होता है। आप है ना करीब 4 वीक 5 वीक बिना कार्ब के होते हो, दिमाग काम नहीं करता, ग्रम्पी हो जाते हो, लड़ते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। फिर है ना कुछ फैट बर्नर्स ले रहे होते हो, नींद नहीं आती आपके बॉडी में, जब डाइट नहीं है, कार्ब्स नहीं है, नींद नहीं आती। तीसरा, आप बीमार भी हो सकते हो क्योंकि आपके बॉडी से बहुत सारा पानी निकाल रहे होते हो, आप किसी भी तरह से कैफीन लेके निकाल रहे होते हो, फैट बर्नर लेके निकाल रहे होते हो, सोडियम पोटेशियम बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल रिस्की है जॉब ये। करेक्ट। एक एब्स निकालना हेल्दी नहीं है, इट्स अ रिस्की पार्ट ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। बावजूद इसके लोग जो है लगे पड़े हैं इसके कि पीछे भाई भाग रहे हैं। हाँ, ये 6 पैक एब्स आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप खुद देखें ना, अगर आप इतना ही ज़्यादा है ना इफ़ेक्टिव होते या इतना ही ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता, तो जितने भी ये स्टार्स हैं ये लोग पूरे समय ही लेके घूम रहे होते। आमिर खान फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसने एब्स निकाले, रणवीर सिंह उसने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये हेल्दी है ही नहीं, उनको भी पता है कि भाई इनको पूरे टाइम, शाहरुख खान भी इवन, तो कुछ समय के लिए ही रख सकते हैं और कुछ समय के लिए ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। बॉडी बिल्डर्स अलग क्या करते हैं? जैसे मैंने सुना है कि बॉडी बिल्डर्स, अब आप उनको ही देख लो यार, कोलमैन को, कि अभी किस तरह की स्थिति है, मतलब ही इज नॉट एबल टू वॉक, ठीक है, एंड ही इज अ हीरो फॉर मेनी। 50 पिल्स इनकी डाइट होती है एक तरीके से, पूरे दिन में ये सब चीज़ें, तो ये बहुत अननेचुरल प्रैक्टिस तो है ही है ऑब्वियसली। बट बावजूद इसके क्यों आज की डेट में सबसे ज़्यादा युवा 18 साल का कोई बच्चा है, अब मैं इस पे भी थोड़ी सी बात करता हूँ, 18 साल का कोई लड़का है, ठीक है, वो 18 साल का दिख ही नहीं रहा है, वो दिख रहा है आपको 26-27 साल का, ठीक है। हम 18 साल के थे, हमें पता है कि हम मतलब कैसे बिल्कुल एकदम लप्पू झन्ना टाइप दिखते थे, है ना, और हम धीरे धीरे हमको टाइम लगा वहाँ तक, हम 24 के हुए थे, 24 के दिखे। तो ये जो है एजिंग इफेक्ट, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की 2 एज होती है, एक बायोलॉजिकल और एक क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज तो बड़ी हो ही रही है, लड़कियों के लिए भी बहुत ऐसे उन्होंने भी अपने बॉडी स्टैंडर्ड्स ऐसे बना लिए हैं कि जहाँ पे वो ऑगमेंटेशन उनकी बॉडी में उनको चाहिए, हाँ जी, ठीक है, और वो नेचुरली नहीं आ रहा है, तो किसी न किसी हार्मोन कुछ और चीज़ों से हो रहा है। तो क्या आप भी ऐसा देखते हो कि फिटनेस इंडस्ट्री भी लोगों की इनसिक्योरिटी पे ही बिजनेस और धंधा बना रही है अपना, इसी तरह की इनसिक्योरिटीज? फिटनेस इंडस्ट्री, देखिए आदमी फिटनेस के लिए कब जा रहा होता है, अगर हम इंडिया में देखें बेसिकली, मैंने मानना है इसका कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, इनसिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, अब मुझे शादी करनी है तो लड़की मेरे को नहीं मिलेगी, तो उसकी आप इनसिक्योरिटी मान लो या उसकी ये समझ लो कि आखिरी समय की मजबूरी मान लो, ये हो गया कि मेरी हाइट कम है तो मुझे ना लोगों के बराबर होना है, तो उसकी इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो पार्ट ऑफ इनसिक्योरिटी है, पर उसको भी एक्चुअली सबके मतलब सामने उसको हेल्दीली एड्रेस करना जरूरी है ना, कि मतलब exactly. ये नहीं कि भाई तू ये इंजेक्शन ले ले और इससे काम हो जाएगा, फटाफट से कुछ वो नहीं होना चाहिए कभी भी, कहीं पर भी। कम से कम फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने ऑब्वियसली यूथ को बेकार कर रहा है। आपने कभी कोई ऐसा एडवाइस दिया जिसको लेके आज आपको रिग्रेट होता हो कि यार मैंने ये चीज़ रिकमेंड करी और मुझे लगा कि शायद नहीं करना चाहिए था, जो अब पता चला? हाँ, कुछ मतलब मेरे ख्याल 2017 से 2019 के बीच मैं थोड़ा अपना ऑब्वियसली दूसरा या शायद तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा था, तो हाँ तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना था, और एज मेरी उस समय करीब 48 के आसपास उस समय हो चुकी थी, और मुझे टेस्टोस्टेरोन मेरा इतना लो हो चुका था कि बिना मुझे टीआरटी कहते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बिना नहीं हो सकता था। तो मैंने उस दौरान थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ इससे, एक डैन ड्यूशेन है, उनकी मैंने बुक पढ़ी, मैंने इवन स्टीरॉइड पे कोर्स किया, बॉम्बे गया, करीब 1-1.5 महीने वहाँ रहा, कोर्स किया, उसके बाद में मैंने स्टीरॉइड खुद भी यूज़ किए, लोगों को भी कराए, बट एट द एंड ऑफ द डे 1.5-2 साल बाद मुझे भी पर एट द एंड ऑफ द डे 1.5-2 साल बाद मुझे अपने में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखे, और जिन लोगों को मैंने सजेस्ट किए थे, देखिए जब मैं पढ़ रहा होता था, जब आप जिस चीज़ में होते हो, इंडल्ज हो जाते हो, तो आपको सब कुछ सही सही लगता है, करेक्ट
है ना, क्योंकि आपको वो जिस प्रोग्रेस को लेके आपने सोचा था वो तो मिल ही रही है, वो तो आपको आ ही रहा है। तो उस समय लग रहा है सब सही है, नहीं यार कुछ नहीं हुआ, नहीं यार कुछ नहीं होगा। पर जब उसका साइड इफेक्ट, अब डे 1 तो दिखेगा नहीं साइड इफेक्ट, साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब उसके साइड इफेक्ट दिखे तो ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल रिग्रेट हुआ। मैंने सब चीज़ों को, जितने भी लड़कों को जहाँ तक भी सजेस्ट किया था, सबको उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बिल्कुल स्टेरॉइड को सजेस्ट करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। खुद पे यूसेज करीब 4-5 साल, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा भी हो गए हो सकते हैं कि मैंने बिल्कुल उन चीज़ों को। क्या किस तरह के साइड इफेक्ट्स मिलते हैं हमें देखने के? देखिए स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं अपने यहाँ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने जिन बच्चों को सजेस्ट किया उनमें से एक को आपका लिवर में क्या प्रॉब्लम होती है, लिवर में पीलिया क्यों कहते हैं, जॉन्डिस। हाँ। तो जिन बच्चों को मैंने लिवर या फिर वो नहीं, जिन बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था उनमें से एक को हो गया था जॉन्डिस। ओके, ठीक है, पीलिया, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। एक बच्चे का मुझे याद है, उसके टेस्टोस्टेरोन इतने बूस्ट हो गए थे कि उसके स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटल सैक आप समझ रहे हो, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से फुंसी हो गई थी। तो उसको ऑपरेट कराना पड़ा। ठीक है, और अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे केस में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई स्टेरॉइड को लेके, तो मुझे इन सब से वापस ऑब्वियसली सबको लाना पड़ा और खुद भी मैं उस रास्ते से वापस आया। बावजूद इसके मुझे लगता है कि स्टेरॉइड का यूज़ अब्यूज़ अभी भी चालू है। हाँ, तो ऐसा आप क्या देखते हो जब आपके पास कोई लड़का आया, ये चीज़ है, आज आप इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी रियलाइज़ करते हो और वो आगे कह रहा है, बोला कि सर मुझे तो ये करना है, आप बता दो क्या रास्ता है, क्या ये सब चीज़ें। तो वो एक तो पहले मुझे ये समझना है कि उसकी क्या माइंडसेट क्या होता है। उसका माइंडसेट सिर्फ एक ही होता है, लोगों को इम्प्रेस करना है। देखिए मेरे पास बच्चा आता है तो मैं उससे सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि तू अगर ये चीज़ें लेना चाहता है तो तेरा लाइफ में गोल है वो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है क्या? क्या तू फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, या बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, या मॉडल बनना चाहता है, या एक्टर बनना चाहता है? तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हैं मुझको। मैं उसको करीब 10 कॉन्स बताऊंगा, 10 नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, एक पॉजिटिव पॉइंट कि भाई मसल बिल्डिंग होगी और ये 10 इसके माइनस है। उसके बाद भी तू एग्री है तब हम इस पर जा सकते हैं, बस इसी केस में कि जब तू इनमें से किसी प्रोफेशन में जाना चाहता है। तो ये जो नैटी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये है कुछ ऐसा या फिर ये फेक नैटी होते हैं। कभी भी 2 चीज़ आपको जहाँ दिख जाए, साइज प्लस एब्स, ओके, वो नैटी नहीं है, क्रॉस कर दो उसको। ओह हाँ, अगर क्योंकि एब्स तो हमारे गांव में लोगों के, किसानों के सबके होते ही हैं, लेकिन उनके चेस्ट नहीं होते, बाइसेप्स नहीं होते, साइज नहीं बिल्कुल सही बात, शोल्डर नहीं होता, शोल्डर उनके आर्म्स नहीं होते। दाल बाजार में दिख जाएंगे बहुत सारे, वो है नेटी। करेक्ट। हाँ, वो जो इंस्टाग्राम पे अपनी रील बना के डाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कंधे, चारों तरफ से नसें निकाल के, बड़े बड़े बल्ले और एब्स के साथ, वो फेक नेटी है सब। तो ये ईमानदारी उनमें क्यों नहीं है? अगर वो ये ईमानदारी दिखाएंगे तो जो बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? भाई उनके टारगेट ऑडियंस है 13 से लेके 19, टीनेजर है उनकी टारगेट ऑडियंस है, उनको बेवकूफ़ बनाना है। और टीनेजर्स के लिए पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब मुझे याद है कि जब मैं टीनेजर्स था, मुझे भी लगता था कि यार कुछ ऐसा हो जाए, रातों रात ज़िंदगी बदल जाए कुछ अलग, क्योंकि एक पेशेंस नहीं होता उस समय, सबसे पहली चीज़ है, और हमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। हम पैशन होता है, जुनून होता है, जिद होती है कि ये पाना है, करना है, किसी भी कीमत पे कैसे भी करके हम पालेंगे, कर लेंगे, और ज़िंदगी की समझ बहुत कम होती है। तो हमें अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली ऐसा गुरु को जो हमें ये ये बात बताए कि देखिए एक फ़ायदा है, 10 नुकसान है, अब चूज़ कर ले क्या करना है, और थोड़ा आगे चल के भी देख ले कि तेरी ज़िंदगी किस तरीके से बदलेगी। एग्जैक्टली। और उस समय बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं 13 से 19 वाले, उन्हें देखा भैया की तो बहुत तगड़ी बॉडी है, भैया बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, भैया नेचुरल है, वो हम भी करेंगे। वो भैया ने 3 महीने बाद बताया, बोले बेटा नेचुरल तो क्या, नेचुरल तो है, बस ये एक थोड़ा सा, ये दवाई है। हाँ, ये एक दवाई है, इसको ले ले। क्रिएटिनिन के बारे में क्या कहेंगे? क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है, एक एमिनो एसिड है। ठीक है। आपका जो प्रोटीन होता है इसमें 20 एमिनो एसिड होते हैं, उनमें से एक क्रिएटिन है। और रेड मीट में आपको 0.5 ग्राम हर 100 ग्राम पे मिलता है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये है जैसे जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही होती है, थोड़ा सा स्टेमिना मिल रहा होता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही होती है। हाँ, क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ये क्या करता है, किस लिए? क्रिएटिन का अगर मैं साइंस समझाऊँ तो क्रिएटिन मोनोफॉस्फेट के रूप में मार्केट में मिलता है, और हमारी बॉडी में जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एटीपी सिस्टम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उस सिस्टम पे बॉडी हमारी वेट लिफ्ट करती है।
वेट लिफ्ट करती है तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका फॉस्फेट टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो गया, तो क्रिएटिन फॉस्फेट का जो फॉस्फेट है उसको वापस एक फॉस्फेट देता है, तो वो फिर से जो एटीपी कुछ समय के लिए बन जाता है। ओके। तो वो सिस्टम काम करता है और जो उससे आपको एनर्जी मिलती है एक्स्ट्रा और स्ट्रेंथ मिलती है, ऑब्वियसली रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मेरे हिसाब से सेफ सप्लीमेंट है। ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो देख रहे हैं हम वो ये है कि जिम बहुत नए नए खुल रहे हैं, नई नई चेन आ रही है, सेलिब्रिटीज़ अपने जिम शुरू कर रहे हैं चीज़ें। बट ये वाकई में क्या एक्चुअली इतना प्रॉफिटेबल है, वो कितना ल्यूक्रेटिव है, करना चाहिए, फिटनेस ट्रेनर्स की डिमांड और हर चीज़, लाइक हाउ डू यू सी कि व्हाई देयर इज़ अ बूम इन फिटनेस इंडस्ट्री? देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री में बूम आया था 2020 और 2021 में। कोविड जब आया लोगों को फिटनेस की इंपॉर्टेंस पता लगी, उसके बाद ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में बूम आया। और पहले ये क्या था कि छोटे प्लेयर्स थे इसमें, जैसे मीडियम जिम ओनर है वो 10-20 लाख रुपए लगाए, जिम शुरू हो गया। अब ये बड़ा गेम हो गया, बड़ी बड़ी, जैसे कि आपने बताया, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए इसमें, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो गया। करेक्ट। 2 करोड़ 2.5 करोड़। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस बहुत, मेंटेनेंस से लेके, स्टाफ से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके। तो मेरे ख्याल से इसको जो ये लोग ये चला रहे हैं बड़ी चेन से, तो वो लोग शायद लॉसेस भी है ना सफ़र कर लेते होंगे। करेक्ट। उनका क्वेश्चन है कि भाई हाँ, लंबे समय तक कि भाई लंबे समय तक चलना है। और जो नॉर्मल जो छोटा बिजनेस, जो छोटा जिम ओनर था, उसका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो थोड़े फीस के डिफरेंस में बड़ा प्लेयर आ गया और छोटे वाला वो पिसता जा रहा है। अब जो बड़ी सिटीज़ है उसमें तो ये समझ लीजिए आप, आज की तारीख में, इवन मैं कह रहा हूँ, अपन ये ग्वालियर जैसे सिटी की बात करें, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की बात करें, इसमें भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। ब्रेक इवन होते होते 5-7 साल लग जाते हैं। आज आपने जो पैसा लगाया है प्लस आपके जो खर्चे हो रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट वापस आते आते उतने साल लग जाते हैं। पर जब तक वो साल लगते हैं, आपकी काफ़ी सारी इक्विपमेंट, सब डेप्रिसिएशन, सब बिल्कुल बराबर हो चुका होता है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर बिजनेस, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे मैं अपना बोलूँ तो मैं एक जिम ओन करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि मुझे इस फील्ड में मज़ा आता है। मैंने अगर इतने ही जितने साल इसको दिए हैं और जितना पैसा इसमें लगाया, मैं किसी और इंडस्ट्री में लगाता तो मेरे को कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता। एज ए प्रॉफिट नहीं लगाया, मैंने अपना जो काम किया क्योंकि मेरा पैशन है। तो जो जिसका अगर पैशन है और वो ये काम कर रहा है और साथ में उसको इस चीज़ की नॉलेज है, तब वो सर्वाइव कर पा रहा है, तब वो पैसा कमा पा रहा है। ट्रेनर्स के भरोसे, दूसरों के भरोसे तो चाहे कितनी भी बड़ी जिम खोल ले, तो मेरे ख्याल से उसका रिटर्न आना मुश्किल है। ओके। हाँ जी। और ज़्यादातर कमाई कहाँ से होती है जिम की? ज़्यादातर देखिए 3 जो है रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इसकी। एक तो फीस हो गया, एक वो लोग पर्सनल ट्रेनिंग बेचते हैं, तीसरा न्यूट्रिशन बेच रहे होते हैं कई सारे जिम। तो इनकी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वहाँ से आ रहा होता है पैसा। और इसीलिए कहीं ऐसा हो गया है कि सप्लीमेंट पुशिंग एक हिडन बिजनेस स्ट्रैटेजी बन गई है बहुत सारे जिम्स के लिए। ऑब्वियसली देखिए, उनको इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं से तो निकालना है। करेक्ट। तो सप्लीमेंट्स में भी अच्छा पैसा बना रहे हैं। और ट्रेनिंग, आप अगर जिम जा रहे हो तो जिम ओनर की ड्यूटी बनती है या ट्रेनर की ड्यूटी बनती है, वो आपको वर्कआउट बताए कैसे करना है, डेमोन्स्ट्रेट करे। पर कोई भी जिम इसके लिए कंसर्न नहीं रहता। पहले आप पीटी लोगे, पर्सनल ट्रेनिंग लोगे, जिसके की फ़ीस के अलावा 10 से 15 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन ट्रेनर एंड सिटी, 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने के एक्स्ट्रा लग रहे होते हैं। एक इंडिविजुअल 10 से 15 एक बंदा 10 से 15 हज़ार रुपये पर्सनल ट्रेनिंग के दे रहा होता है। किस तरह के लोग हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग में आते हैं? क्या ये प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि कोई भी लोग हैं जिसको ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ऐसा करना है, वो कर रहे हैं पैसा खर्च? हाँ, तो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो जिन ट्रेनर पे जा रहे हैं, उन ट्रेनर का भी नहीं पता है कि उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है। उन्होंने एक बार अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक 3 से 4 महीने का कोई कोर्स किया हुआ है। किसी भी, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्स कराते हैं 3 से 4 महीने में, और उनको खुद को मेरे ख्याल से उतनी न्यूट्रिशन की, उतनी प्रॉपर फॉर्म्स की नॉलेज नहीं है, और कर रहे हैं, चल रहा है, ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में। क्योंकि पूरी जिसको जानकारी है वो कभी भी है ना इतना ज़्यादा पुश ही नहीं रहेगा कि आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो या कुछ भी लो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा वो। ओके। हाँ, तो हाँ, मतलब पहले हमें ये पता होता था कि जिम में एक ट्रेनर है और वही करवा देगा, वो करवाता है। वो मतलब एक ट्रेनर है, उसके अंडर में 4-5 ट्रेनर है, वो लोग एक जनरल ट्रेनर जिनको बोलते हैं। हाँ,
एक तो क्या कहते हैं, मेंबरशिप की फी भी कोई ऐसी तो है नहीं, सस्ती मंदी तो है नहीं। अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है आपको आज मेंबरशिप की तारीख में आप कोई भी अच्छा जो जिम चेन्स हैं उनका 20,000 के लमसम में रहता है फीस सालाना का। हाँ, वो यहाँ पे देखते हैं मैं 20 से 25,000 रुपये है, और अगर कहीं बाहर चले जाएंगे तो यही 35-40,000 रुपये बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, सिटी टू सिटी। हाँ जी। तो ऐसा भी होता है कि ट्रेनर्स या जिम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा दिखा के लोगों को ट्रैक करते हैं कि यू नो हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स, कि आप दिखाओगे ना कि देखो भाई ये तो कुछ किसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ये चीज़ है। कितने % लोगों का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वही आपके पोस्टर बॉयज होते हैं? देखिए, पहले अपन सबसे उस बात पे आए कि दिखा के, ऑब्वियसली जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, ठीक है। अब वो देख के जो बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसको दिखा के बोल तो दिया भाई, पर जो करने वाला बंदा है उसका डेडिकेशन कितना है। और मैं आपको बताऊं कि हर 100 बंदे जो जिम ज्वाइन करते हैं उनमें से 1 या 2 ही ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने आप में विजिबल चेंजेस, स्पेशली अपन 6 पैक एब्स की बात करें, विजिबल चेंजेस के लिए टाइम, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस बहुत लगता है। सेक्रीफाइस फूड का, सेक्रीफाइस एक अच्छी डाइट का। आपको अच्छी डाइट लेनी रहेगी तो वो पॉइंट आ जाता है। इसलिए मुश्किल से 1 या 2% बंदे ही कर पाते हैं उस चीज़ को। लोग स्टार्ट तो कर देते हैं कि नहीं सर करना है, इसके जैसे बॉडी बनानी है, आप तो बताओ मैं कर लूँगा डाइट। और मैं कई बार बताऊँ तो आपको मैं उनसे लिखवा भी लेता हूँ। कई लोग मेरे पे लिख के कि भाई आज से डाइट फॉलो करूँगा, नीचे साइन करें। 15 दिन भी नहीं डाइट, अरे सर कमजोरी आ रही है, सर बीमार हो गए, इम्यूनिटी वीक हो गई, नहीं हो पाता। ये हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि नई जनरेशन, हम इसके बारे में भी बात करने वाले थे कि नई जनरेशन ये है कि जो फिजिकल वर्क है नहीं है। और आपने देखा कितनी जल्दी आजकल ये जिम में जाते हैं या डांस करने जाते हैं या कोई भी थोड़ा सा मूवमेंट करने जाते हैं, बेचारे धीरे से निकल जाते हैं, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। ये चीज़ क्यों हो रही है? ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे, आप जब बड़े हो रहे थे तो ग्राउंड्स होते थे, हम ग्राउंड में मेहनत करते थे, कोई भी गेम खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा के कुछ भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या खेल रहे हैं? वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। काम के लिए ऑफिस जाना होता था, अब कई बार ये हो गया है ये कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम, दिन भर बंदा बैठा है, खाना ईजी अवेलेबिलिटी हो गई है। आपको जोमेटो स्विगी से गंदा खाना आ रहा होता है, आप घर से बाहर हो या वो, तो फूड आपका गंदा हो चुका है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी निल हो गई है। आपके हार्ट को आदत ही नहीं उस स्ट्रेस को लेने की जो जिम में जाके 1 घंटे जाके करने की कोशिश करी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की। मैंने तो न्यूज़ यहाँ तक सुनी है कि आवाज़ बहुत तेज़ आई और वो निकल गया, मतलब उसके हार्ट को इतनी आदत ही नहीं है थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले पाए। जो यंग जनरेशन है उनकी हार्ट इतने कमज़ोर है। लैक ऑफ एक्टिविटी, पुअर डाइट बहुत बड़ा रीज़न है। कैसे अपन इसे चेंज कर सकते हैं? हालांकि जब आप रीज़न बता रहे हो, अगर उन्हीं में चेंज कर लें तो वही तो चेंज होना है। एक्चुअली क्या है, देखो डिज़ायर सब में है कि नहीं यार मुझे फिट होना है, आते हैं, पर वो उनका जो डेडिकेशन नहीं है, आदत कभी ज़िंदगी में नहीं कुछ फिजिकल कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी। जिम में अगर आपने उनको 5-7 दिन वर्कआउट करा दिया, उसके बाद वो ढेर हो जाते हैं। फिर लेट सोना, देर से सो रहे हैं तो देर से उठ रहे हैं। अब नॉर्मली लोगों के रूटीन में होता है एक्सरसाइज, यानी कि सुबह, इंडियंस में मेन कंसेप्ट ये है। तो बोले सर सुबह नहीं उठ पाते तो हम एक्सरसाइज हमारी रह जाती है। लेट उठ रहे हैं तो या तो कॉलेज जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं या अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो उनका वहाँ से जिम मिस हो गया। और फिर रात को लेट फ़ोन है, 1:30 बजे 2 बजे से पहले सोना नहीं है। तो ये सब कलेक्टिव रीजंस है जिसकी वजह से ये सब केसेस हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जो ये सब लोग हैं जो अपने मिलेनियल्स कह लो या जेन ज़ी कह लो, दारू में पीछे नहीं है, नशों में पीछे नहीं है, नशे होने ही होने वो पूरे हैं, डाइट गंदी होनी होनी है। तो ये सब कुल मिला के जब सीन बनता है, उनको जरा सा स्ट्रेस पड़ता है, नहीं झेल पाते उनकी बॉडी। कितने बार आप ऐसा देखते हो कि लोग ना मेंटल एंजाइटी, मेंटल रीजंस की वजह से जिम आते हैं
और आप खुद भी नोटिस कर पाते होंगे कि कौन है जिसमें ऐसे लोग जिनको जो मेंटल रीजन की वजह से जिम आना शुरू होता है, उनके लिए डज इट हेल्प देम? जिम एक बहुत अच्छा सोशलाइजिंग के लिए पॉइंट है, एक बहुत अच्छा एरिया है जहां आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो। एक वो टाइम ऐसा होता है आपके दिन का कि आप फ़ोन साइड में रख के वेट उठाते हो, लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो ओब्वियसली, और एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है। तो जो अगर आपको डिप्रेशन है, मेरे यहाँ कई लोग सिर्फ इसलिए जिम आ रहे होते हैं कि सर हम लोगों से बात करेंगे, डिप्रेशन दूर होगा हमारा, एंग्जाइटी दूर होगी, गप्पे मारेंगे, दोस्ती यारी बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। उनको वर्कआउट से ऐसा कुछ नहीं है, पर वो 1-1.25 घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इसके लिए भी लोग फिर हमारे जिम ब्रोज, जिम फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत पक्की दोस्ती होती है, जिम की जो दोस्ती होती है, क्योंकि वो जानता है कि भाई देख जहाँ भी जाएंगे वो हम यही खाएंगे, डाइट क्लीन रहेगी। एग्जैक्टली। हाँ, एक और चीज़ जो आप देखते होगे जिम में वो है ईगो लिफ्टिंग। वो कितनी डेंजरस है? ईगो लिफ्टिंग अभी है ना रिसेंट टाइम्स में बहुत हो गई है। हम लोग बार बार उसी बात पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, एक पोस्ट डालने के लिए वो बंदा डेडलिफ्ट करेगा, सामने वाले ने 170 की डाली थी तो इसको 180 की डालनी है, ठीक है। अब ईगो लिफ्टिंग में कई बार मैंने इंजरीज होती देखी हैं अपने यहाँ पर, और मेरे यहाँ के कई जो लड़के हैं मेरे स्टूडेंट्स, मैं 3 से 4 उंगलियों पे मेरे नाम है जिनका इस चीज़ में ईगो लिफ्टिंग में कैरियर फिटनेस का ही ख़त्म हो गया। वो फिटनेस से दूर हो गए क्योंकि इंजरी डेडलिफ्ट करने के चक्कर में, या शोल्डर, आप चेस्ट हैवी उठा रहे हैं तो शोल्डर इंजरी हो गई, तो वो ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में ये स्थिति हो जाती है। नहीं करना चाहिए ईगो लिफ्टिंग। कोई भी आप वेट उठा रहे हो, आप प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, और कोई भी वेट आपको जो कम से कम 8 या 10 रैप दे रहा हो वो आपका वेट है। अच्छा। 1 रैप मैक्सिमम के लिए लोग लगे रहते हैं और उसको पोस्ट डालने के लिए, और उस पोस्ट डालने के चक्कर में अपना लाइफ ख़राब कर लेते हैं। लोअर बैक में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है डेडलिफ्ट करने से, और वो डेडलिफ्ट करने से जो लोअर बैक इंजरी होती है वो लॉन्ग टाइम सस्टेन करती है। हो सकता है उनकी आगे की लाइफ भी स्पॉइल हो रही हो, पर वो भाई करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भैया? और किसको प्रूव करना है? हाँ, किसको? मतलब वही, हाँ, जबरदस्ती, ये सीन है। तो अगर अपनी जिमिंग को इंजरी फ्री रखना है, तो जैसे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया कि जिस वेट के आप 10 रैप मार सकते हो वो आपका वेट है। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप कोई भी अगर पहले जिम ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपका 15 दिन प्रॉपर फॉर्म सीखना होना चाहिए। क्या मैं प्रॉपर पोस्चर में एक्सरसाइज करूं। दूसरा काम, ग्रेजुअली वेट बढ़ाना चाहिए कि भाई मेरे को किसी का देख के ये नहीं है ये 25 मार रहा है तो मुझे आज 15 दिन बाद 25 किलो, नहीं भाई। बॉडी है, जो मसल है, ये जॉइंट है, वो धीरे धीरे प्रिपेयर होता है ना उस वेट को लेने के लिए। डे 10 से या डे 15 से तो रेडी नहीं हो जाएगा, तो उसको ग्रेजुअली ट्रेन किया जाता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, धीरे धीरे मसल वेट लेती है। अपन जिम जाते क्यों हैं? जिम जाते हैं बॉडी ब्रेक करने। बॉडी ब्रेक जिम कोई भी बनाने नहीं जाता, बोलते हैं बॉडी बनाने जा रहा हूँ, जिम में बॉडी ब्रेक होती है। अब घर पे जाके न्यूट्रिशन लेते हो, प्रोटीन लेते हो तो बनती है, पहले से स्ट्रॉन्गर रहती है वो। करेक्ट। तो आज आप मसल टिश्यू ब्रेक होते हैं, एग्जैक्टली ब्रेक हुआ, फिर रिपेयर हुआ। आज आप 15 उठा पा रहे थे, फिर आप रिपेयर होने के बाद 20 उठा पा रहे हो। तो ग्रेजुअली अगर आप वेट इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली कोई इंजरी नहीं होगी। ओके। लॉट ऑफ अफेयर्स, ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो जिम में होते हैं। हाँ, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? तो ज़्यादातर जो जैसे लेडी है उसने अपने अभी तक पार्टनर को अनफिट ही दिखा है। वो जहाँ पर जाके कुछ फिटनेस और कुछ है ना इम्प्रेसिव सब कुछ दिखता है तो वो वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुड़ा होना शुरू होता है। तो उसके बाद में ना ये चीज़ें हो जाती हैं, और वो दोनों केस में होता है, मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, ये सब चीज़ें आदमी बेसिक लेवल पे तो सब जो है ना ऑपरेट कर ही रहे हैं उस चीज़ से। अच्छा, एक जो पॉइंट मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि क्या ऐसा होता है कि ड्रग्स की वजह से पर्टिकुलरली मतलब स्टेरॉइड्स और इन सब चीज़ों की वजह से जो मेल फर्टिलिटी है उस पर भी असर पड़ता है? ऑब्वियसली पड़ता है। होता क्या है कि जब एक साइंटिफिक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल मेल में 300 से 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है।
अब अपन ने बाहर से लिया, इंजेक्टेबल ले लिया या ओरल ले लिया, टेस्टोस्टेरोन काउंट बढ़ गया अपना 1000, 1100, 1200। अब जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी बना रही थी आपके स्क्रोटल सैक में, टेस्टिस जो होते हैं वो बना रहे होते हैं, वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं यार बाहर से आ रहा है, हम क्यों मेहनत करें। अब उन्हें बंद कर दिया। उसके बाद जब आपने स्टेरॉइड्स बंद करे, अभी उनको पता नहीं है यार, बोले हम तो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो वो धीरे धीरे, वो जब तक उनको पता लगेगा तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब तक आपको ईडी भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो, डिजायर ऑफ सेक्स कम होना। तो वो नेचुरली रिकवर करने में 5 महीने, 6 महीने वो तक लग जाते हैं। और उसके बाद में जो आपका नॉर्मल एक समझो कि 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर था, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम तो बाहर से ले रहे थे, अब मैं बेस लाइन से कट हो जाओगे, आप नीचे आ जाते, नीचे आ जाते ओके नेचुरल से। तो ये इसमें आपके एक्चुअली फर्टिलिटी से लेके सेक्सुअल पूरी वेलनेस में इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। और क्या नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप टेस्टोस्टेरोन अपना बूस्ट कर सकते हो? हाँ, देखिए नेचुरल तो मैं आपको बताऊं तो गुड फैट्स खाने से, आपके जैसे वॉलनट्स हो गया, बादाम हो गया, तो यहाँ भी गुड फैट्स है, फैट से एक्चुअली ज़्यादा बन रहा होता है टेस्टोस्टेरोन। तो गुड फैट लेने से, और ये हर्ब्स हैं, इनका कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रखी है लोगों ने। शिलाजीत और शतावरी, अश्वगंधा, ये बेसिकली ज़्यादातर सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। बोलते हैं इससे कि पर बॉडी बिल्डिंग के लिए, हाँ मैंने माना सेक्सुअल वेलनेस के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत वहाँ से इम्प्रूव होता है, पर बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन। ओके। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ये प्रोडक्ट्स से जो भी अगर कुछ टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत मैंने मान लिया कि बढ़ ही जा रहा है, तो वो बढ़ता हुआ टेस्टोस्टेरोन आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। हाँ, तो वो जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ भी जा रहा है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं गए। ओके। हाँ, बट नेचुरली हमारे मतलब ये चीज़ है, जैसे अब कई बार क्या था, अब आप देखोगे कि एक इंडस्ट्री है जिसने जो बायोकेमिस्ट्री की जो इंडस्ट्री है, और ऐसे बहुत लोग हैं जब उन्होंने अपना कंटेंट और ये सब इसी का राउंड उन्होंने बनाया है, जहाँ पे अब वो सिर्फ मसल गेन और इन सब की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं फोकस की। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अब ये भी तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ और मेरी कंसंट्रेशन नहीं मुझे मिल रहा है, चीज़ें नहीं सही कि यार ये एक सप्लीमेंट है, बेसिकली मे बी योर टेस्टोस्टेरोन इज लो, देयर आर सम अदर केमिकल्स आल्सो जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ वो उस तरीके से भी लोग उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि आप ये लो तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आप ज़्यादा काम कर पाओगे, थोड़ा दिमाग क्लियर रहेगा, थिंकिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है और वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपको पिच कर रहे हैं, तो एक बार को मान सकते हैं, ठीक है। पर मेरे को जहाँ तक नॉलेज है इस तरह का, मेरे को नहीं लगता कि कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि भाई इससे कंसंट्रेशन में आपका कोई इम्प्रूव, या जहाँ तक ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो वो पूरा मार्केटिंग पे चल रहा है इंडस्ट्री, और चलता रहेगा आगे इसी हिसाब से। इज मास्टरबेशन बेड फॉर मसल गेन? इट हैज़ एक्चुअली नथिंग टू डू विद मसल गेन, ओके, और वेरी लीस्ट टू डू विद मसल गेन। क्योंकि मास्टरबेशन जब आप करते हो, मास्टरबेट जब आप करते हो, तो सिर्फ 4% टेस्टोस्टेरोन कुछ समय के लिए ड्रॉप होता है। ओके, हाँ, और कुछ समय के बाद में 3 घंटे 4 घंटे के बाद आपका रिकवर हो जाता है वो। ओके। और जो सीमन है वो बेसिकली सलाइवा जैसे बन रहा होता है। इवन मास्टरबेशन में मैं ये नहीं कह रहा कि अब कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है। हेल्दी उसको माना गया है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम में भी ये रहता है कि देखो जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपका जो सीमन है वो निकल जाता है, और एक्चुअली सीमन स्टोर होता है, एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें एक समझो पानी की टंकी है, पुराना पानी भर रहा है भर रहा है भर रहा है भर रहा है, आपने नहीं निकाला, वो पानी भर रहा है, हो गया ख़राब। तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म, क्वालिटी ऑफ सीमन ख़राब होना अगर आप नहीं करते हो तो ओके, ठीक है। दूसरा उससे प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होने का भी खतरा बोला गया है। तो मास्टरबेशन को लोग गलत मानते हैं। साइंस या फिटनेस साइंस, मॉडर्न फिटनेस साइंस सही मानता है, बट एक लिमिट में। तो ये जो सीमन रिटेंशन की बात करते हैं, चाहे वो मतलब हमारे एंशिएंट कल्चर में भी बहुत सारी सीमन रिटेंशन की बात होती है कि
ये बहुत आपको क्लैरिटी देता है, बहुत पावरफुल बनाता है और यू नो इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग। तो ये क्या चीज़ है? ये तो पैरेलल कि आप तो साल भर तक सेलिब्रेट रहो। हाँ, ये कहीं से कहीं तक साइंस के साथ नहीं जाता। कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इंडिया में साइंस के साथ नहीं जाता। तो एक आपने यार, आप तो ऑस्ट्रेलिया भी रहे हो, वहाँ भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, नो फैब मूवमेंट बहुत ज़्यादा चला कि नो फैब मूवमेंट। हाँ, पर नो फैब मूवमेंट अगर आप ये एक मूवमेंट है, उन्होंने कुछ समय के लिए ठीक है किया, पर अगर मैं साइंटिफिक एविडेंस है इस चीज़ के कि आपको मास्टरबेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और बॉडी बिल्डिंग से अगर हम रिलेट करके देखते हैं तो इसमें कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हाँ। हालांकि नो फैब का बहुत ज़्यादा जो फोकस था वो ये था कि जो बहुत कंपल्सिव बिहेवियर हो गया जिनका, कि कंपल्सिवली उन्हें मास्टरबेट करना है, एडिक्शन है अति हर चीज़ की, है ना, या पॉर्न का एडिक्शन है, या फिर और दूसरी चीज़ों का, उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। तो एक किताब है डोपामिन नेशन जो कि इस पे बात करती है, और उसने भी यही बोला कि आपको यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट बिहेवियर जिसको आप चेंज करना चाहते हो। तो थोड़े दिन के लिए अगर आप, तो वो एक तरह से जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, वो डिटॉक्स हो गया। मतलब आपका एक्चुअली जैसे हम फास्ट कर रहे हैं कि अपनी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, तो ये फास्ट कर लिया अपना वेलबींग के लिए, इंटरनल वेलबींग के लिए आपने डिटॉक्स कर लिया अपना, इस तरह से। जाते जाते आप क्या 2-3 बातें बताना चाहेंगे कि जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समझो आप मुझे, चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ ये चीज़, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, और मुझे आपको क्या कमिटमेंट देना होगा कि कपिल भाई मुझे बनानी है बॉडी, ठीक है, आई डोंट वांट टू बी मस्कुलर, ये चीज़ है, मेरी एथलेटिक बॉडी है और मैं इसी को इन्हांस करना चाहता हूँ, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले डेडिकेशन, सिग्नेचर देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डेडिकेशन चाहिए, एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आप गोल बना रहे हो, रियलिस्टिक हो कि भाई मेरे को सर 3 महीने में यहाँ से यहाँ, अगले 3 महीने में यहाँ से यहाँ, और उस गोल को आपको फॉलो करने के लिए आपका 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा। 95 या 90% नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी ये सोच के चलता है कि मैं धीरे धीरे कर लूँगा, वो धीरे धीरे कभी नहीं हो पाता। जिम में अंदर घुसने के बाद वर्कआउट सब लोग कर लेते हैं, वेट उठा लेते हैं, कार्डियो कर लेते हैं, पर जिम से बाहर जाने के बाद वो 1.5 घंटा आपका डिसाइड नहीं करता कि आपकी बॉडी कैसे होगी। 22.5 घंटे जो आप बाहर हो वो डिसाइड करता है कि आपकी फिजिक कैसे होगी। क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं हूँ, वहाँ पर आप खुद आपके साथ हो, और आप अपने साथ चीटिंग कर सकते हो, और लोग करते हैं इसलिए फेल होते हैं। दिक्कत वहाँ है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो लोग आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं? ग्वालियर में सिर्फ फिटनेस जिम के नाम से जिम है मेरा, साईं बाबा मंदिर के पास में है। और मेरे को काफ़ी साल हो गए इस फील्ड में, 20 साल हो गए मेरे को फिटनेस फील्ड में एज ए ट्रेनर। और मैंने ऑब्वियसली इसमें काफ़ी डिग्रीज या कोर्सेज भी किए हुए हैं, खुद नॉलेज गेन की हुई है। और अब काफ़ी सारे लोगों को मेरा सिर्फ फिटनेस जिम का पेज भी है इंस्टाग्राम पे, और आप बहुत सारे उसमें रिजल्ट देखेंगे। मेरा काफ़ी सारे जिम खुल गए हैं ग्वालियर में, पर रिजल्ट ओरिएंटेड जिम एक माना जाता है। किसी को अगर बोलते हैं फैट लॉस करना है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कहाँ जाओ, सिर्फ फिटनेस ही है। हाँ जी, ग्रेट, थैंक यू।